31 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन आप सबों का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग सेक्टर्स के बारे में देखेंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करने के अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढने की कोशिश करेंगे, जहाँ से हम लोग अच्छा खासा रिटर्न जो है आने वाले समय में बना पाएँ। तो सेक्टर एनालिसिस में अगर आप देखें तो वैसे तो ओवरऑल मार्केट सिचुएशन जो है पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है। जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी जो रही हैं पिछले 2 क्वार्टर स्पेशली अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी निराशाजनक रही है और इस हिसाब से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धुलाई-पिटाई जारी रही है। दूसरा जो इन्फ्लेशन का भी जो नंबर रहा है वो बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं है, महँगाई की दर काफ़ी ऊँचे लेवल पे देखने को मिल रहा है और साथ ही जो आरबीआई की तरफ से जो रेट कट अभी ड्यू है, मार्केट में जो है लिक्विडिटी की कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से इंडस्ट्रीज़ जो हैं अफ़ेक्टेड हैं, इंडिविजुअल हैंड्स अफ़ेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ़िलहाल समझें कि चैलेंजेस के तौर पे जो हैं वो मार्केट में बनी हुई हैं। बट स्टिल अगर आपको ये लगता है कि इंडिया का इकोनॉमी का जो दौर है वो आगे काफ़ी लंबा अभी बचा हुआ है या इंडियन इकोनॉमी आगे रिवाइव करेगी और इंडियन इकोनॉमी को अभी और ज़्यादा आगे बढ़ना है, इंडिया को आगे बढ़ना है, तो डेफ़िनेटली आप इसमें अ, अभी के सिचुएशन में जो है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढेंगे। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ-कहाँ ढूँढी जा सकती है उसके बारे में फ़िलहाल ये वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 को अगर आप देखें तो निफ्टी 50 जो है वो अपने टॉप से लगभग 10% के आसपास में करेक्टेड है। जो लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। अभी जो है अब टॉप से 10% नीचे जो है निफ्टी करेक्शन मोड में है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा करेक्शन होने के बाद भी ऊपर से टॉप से 10% रिसेंट टॉप से 10% टूटने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में निफ्टी का रिटर्न जो है वो मोर देन 10% है, यानी 11.1% के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। तो इतना कुछ उठा-पटक के बाद भी जो लोग निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो ईटीएफ के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ये एक रिकमेंडेड इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा दिया जाता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हम लोग 12 टू 15% के आसपास में सीएजीआर एक्सपेक्ट करते हैं और आप ये समझें कि ये एफडी को बीट करने के हिसाब से कंसीडर किया जाता है कि हाँ, एफडी को बीट करने के हिसाब से ये बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। तो जो लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो वो निफ्टी 20 में कंसीडर कर सकते हैं। निफ्टी 20 ईटीएफ जो है जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, या तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी निफ्टी 50 में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो पहला तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया। इन्वेस्टमेंट थीम के हिसाब से ये निफ्टी 20 या निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड जो है ये आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो जनरली रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वो जब मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो सीधे जो हैं स्टॉक्स को देखते हैं जिनके बारे में सुन रहे होते हैं या जिनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से टिप के तौर पे उनको मिलता है, वो तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं बिना ये जाने, बिना ये समझे हुए कि वो उसका लेवल क्या है। देखिए, आप किसी भी सेक्टर में या किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो आपको पैसे तभी कमा के देगा जब आप उसको नीचे के लेवल पे बाई करेंगे और ऊँचे के लेवल पे आप सेल करेंगे। आप किसी भी प्राइस पे बाई करके वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न बनाने के लिए अगर सोचते हैं तो वो सही थॉट प्रोसेस नहीं है। आप अगर कोई भी स्टॉक को अगर आपने टारगेट किया है तो आप उसके लेवल्स को भी देखें कि वो किस लेवल पे है। उसका अगर वो लेवल बहुत अच्छे अट्रैक्टिव सपोर्ट लेवल पे नहीं है तो आप उसको उसके लिए आप वेट करें, उससे फ़िलहाल दूर रहें। चूँकि ऊँचे फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में कि ये आपका ट्रेन जो है ये छूट गया है, आप इसमें एकदम दौड़ के चढ़ना चाहते हैं, वैसे इस स्थिति में एक्सीडेंट भी हो सकता है कि वो वहाँ पे जो है ऑलरेडी जिस प्राइस पे आप एंट्री करें वहाँ से वो जो है वो करेक्शन मोड में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका मे बी टॉप रहा हो और वहाँ से जो है वो आप अपनी नीचे की जर्नी कुछ समय तक के लिए कंटिन्यू करेगा, वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट होंगे और हो सकता है कि आप नेगेटिव ज़ोन में जाके लॉस बुक करके वहाँ से निकल जाएँ।
और फिर वहाँ बाद में एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद में वो स्टॉक जो है वो चलना शुरू करे। तो थोड़ा-सा ये ज़रूर आप ध्यान में रखें कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में प्ले कर रहे हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर रहे हैं, तो आप लोअर प्राइस पे बाय करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके जो है वहाँ से आपको जो है एक ठीक-ठाक रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप देखें तो कुछ ठीक-ठाक सेक्टर्स जो हैं वो फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं, जो अपने टॉप से ठीक-ठाक लेवल पे करेक्शन हमें इनमें देखने को मिल रहा है। उन सेक्टर्स के बारे में फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं। सो निफ्टी 20 तो एक सेगमेंट हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा कंजम्पशन का सेक्टर अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन फ़िलहाल जो है वो ढीला है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी है, महँगाई काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग जो है कंज़्यूम करना थोड़ा कम कर देते हैं। लोग जो है सेविंग पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। सो कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी धुलाई-पिटाई जारी हुई है। इवन जो निफ्टी 50 के अंदर में भी कंजम्पशन से रिलेटेड जो बड़े दिग्गज कंपनीज़ रहे हैं, उनमें भी ठीक-ठाक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं आप उनको देखें, उनमें जो है जो बेहतर स्टॉक्स हैं उनमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आता है तो आप सीधे इस सेक्टर में प्ले कर सकते हैं। कंजम्पशन की अगर बात करें तो कंजम्पशन सेक्टर जो है अपने टॉप से लगभग 15% डाउन है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो ये स्टॉक्स आपको मोर देन 20-25% करेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर कंपनी अच्छी है और कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल अगर अच्छी है तो आने वाले समय में जो है उनमें रिवाइवल जो है ठीक-ठाक देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल ये सेक्टर जो है ये फिलहाल पिटे हुए सेक्टर में है। यहाँ पे आप जो है पार्ट वाइज़ इन्वेस्ट करना अगर कोई चाहता है तो वो इसको कंसीडर कर सकता है। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना फर्दर रिसर्च इसमें ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट आपको थीम्स मेंशन कर रहा हूँ। इसमें आप अपना स्टडी के बेसिस पे अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद में आप इन्वेस्टमेंट करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक सेक्टर है कंजम्पशन का सेक्टर, ये इसको आप देख सकते हैं। अ, सो निफ्टी कंजम्पशन और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अ, जो पीएसयूज़ हैं, पीएसयूज़ रीसेंट टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो चले हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ की अगर बात करेंगे तो पिछले कुछ सालों में पीएसयूज़ ने लगभग हर हर दूसरे कंपनीज़ के रिटर्न को बीट किया है, काफ़ी ठीक-ठाक रिटर्न ज़ोन में रहे हैं। हालाँकि बहुत बार ये जो है न्यूज़ ड्रिवन होते हैं या बहुत बार ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बहुत बार क्या ये इनफैक्ट हर बार जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो होते हैं इनके इनके मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा गवर्न करती हैं। इनफैक्ट किसी भी कंपनी के मूवमेंट को गवर्नमेंट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको अफ़ेक्ट करती है। और पीएसयूज़ में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलता है। सो जो लोग पीएसयूज़ में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे होते हैं, तो पीएसयू सेक्टर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ का जो ये पूरा सेगमेंट है, ये अपने टॉप से लगभग 20 मोर देन 20% करेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में प्ले करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ में जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनका वो अपने बेसिकली उनके प्राइस के हिसाब से आप उनके सपोर्ट लेवल के हिसाब से आप उनको बाय करना कंसीडर कर सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना स्टडी ज़रूर कर लेंगे और आँख बंद करके यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करना है। आप अपना स्टडी ज़रूर इसके बेसिस पे ज़रूर करें। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ जो हैं अगर पूरा सेगमेंट, पूरा सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मोर देन 20% करेक्टेड फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। सो इसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स नो डाउट बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो मोर देन 20% करेक्टेड आपको मिलेंगे, 30 या 35% तक करेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। सो अगेन अ, आप इनमें वैल्यू स्टॉक्स को ज़रूर आप आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश पहले करेंगे, तब जाके इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करेंगे। तो ये एक थर्ड सेगमेंट हो गया जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। फोर्थ सेगमेंट की अगर आप बात करें तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड जो सेगमेंट है, वैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस्ड है, और ये हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करने में जो है अपना बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज ये लोग एलोकेट करने में विश्वास रखते हैं। सो इंफ्रा सेक्टर लेकिन अभी पिछले कुछ समय में देखें तो अगेन जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो है और प्लस जो भी ग्लोबल सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं इस पे, और ग्लोबल सिचुएशन से भी ज़्यादा जो इंडियन स्पेसिफिक जो सिचुएशंस फ़िलहाल हैं अ, उसके बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी लगभग 13% के आसपास में करेक्शन देखने को मिल रहा है।
सो इन सेक्टर्स में भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध हैं, जो अच्छे प्राइस पे उपलब्ध हैं, उनमें आप कंसिडर कर सकते हैं अपना, आप अपना स्टडी उससे रिलेटेड करें। अगेन ये जो भी सेक्टर्स फ़िलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन सेक्टर्स में आप चाहें तो पूरे इंटायर सेक्टर के हिसाब से डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सेक्टर में इन्वेस्ट करना रिलेटिवली सेफ़र कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक में जाना। चूँकि हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन सेक्टर जो है वो नॉर्मली सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी ईटीएफ्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो कुछ दिग्गज कंपनीज़ को रखना प्रेफर करते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी एकदम से ख़राब हो गई है, कोई कंपनी अगर बहुत टूट गई है, तो नॉर्मली उसको सेक्टर वो उस इंडिकेटिव सेक्टर के बास्केट से जो है निकाल भी दिया जाता है। ऐसा जैसा कि निफ्टी 50 में हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट चलते रहता है डिपेंडिंग ऑन कि कंपनीज किस तरह के फ़िलहाल परफॉर्म कर रही हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हर हर एक इंडिविजुअल सेक्टर्स के जो बास्केट्स बने हुए हैं, उनके जो ईटीएफ्स बने हुए हैं या म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं, उनके बेसिस पे जो है आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना कंसीडर कर सकते हैं। सो ये फ़िलहाल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के रिगार्डिंग जो है डिस्कशन चल रहा था। अब इसके अलावा ऑयल एंड गैसेस, इस सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैसेस सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा इनकी धुलाई पिटाई हुई है, और ये इंटायर सेक्टर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 20% करेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें बेहतर स्टॉक्स हैं, जो अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं, उसमें आप जो है जेम्स आइडेंटिफाई करें, और उसमें आप देख सकते हैं कि जो बेहतर स्टॉक्स हैं उसको आप बाई करने के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब एक कोई सेक्टर फॉल कर रहा होता है तो उसके जो दिग्गज कंपनियां भी होती हैं, जो बहुत अच्छी कंपनीज भी होती हैं, वो भी सेक्टर के टूटने के प्रेशर में जो है जितना टूटना चाहिए उससे वो ज़्यादा टूट जाती हैं। तो ऐसे ये सब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक्स जो हैं बेहतर प्राइस पे मिल जाए। अगेन इन सारे जिन थीम्स की बात हमने की है, हमने 5 थीम्स की बात की है। एक तो निफ्टी 50 से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात की है, दूसरा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड सेक्टर की बात की है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात की है, चौथा आपका कंजम्पशन सेक्टर की बात की है, पांचवा आपका ऑयल एंड गैस सेगमेंट की बात की है। तो इन पांचों सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इनमें इंडिविजुअल सेक्टर के हिसाब से भी थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स उपलब्ध रहते हैं या फिर ईटीएफ्स उपलब्ध हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें सेक्टर को बाई या सेल कर सकते हैं, और ये सारे सेक्टर्स जो हैं मोर देन 10% करेक्टेड हैं, कुछ कुछ मोर देन 20% तक ये सेक्टर्स जो हैं ये करेक्टेड हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इन सेक्टर्स को आप ध्यान में रखते हुए इन सेक्टर्स से रिलेटेड इंडिविजुअल जो बेहतर स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना कंसीडर कर सकते हैं। सो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आप किन सेक्टर्स में अपना प्ले करने का सोच रहे हैं और किन इंडिविजुअल स्टॉक्स को बाय करने की सोच रहे हैं। सो आपके अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगेन ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन अगर लेते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।